हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की अगर मैं बात करूं तो आज हम लोग पहले जानेंगे अपने नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। और नेबरिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो नेबरिंग कंट्रीज में किसके बारे में हम पढ़ेंगे? तो सैन्य तख्तापलट के केसेस हम देखेंगे और इसके बाद हम ये जानेंगे कि एट प्रेजेंट भारत की स्थिति क्या है। क्या भारत में कभी भी अभी तक क्या कभी ऐसा देखने को मिला है कंडीशन कि कभी गवर्नमेंट के जगह पे जो हमारी आर्मी है और इंडियन आर्मी है उसने कभी रूल किया है? तो आगे के सेशन में मैं आप सभी को ये बताने वाली हूँ, ठीक है। तो एट प्रेजेंट जब हम अपने नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं, जैसे पाकिस्तान का नाम लीजिए, जैसे अफगानिस्तान को देखिए, जैसे एट प्रेजेंट बांग्लादेश को देखिए, फिर आप म्यांमार को देख सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा केसेस हमें सैन्य तख्तापलट के देखने को मिलते हैं। यानी कि हम ये देखते हैं कि जब यहाँ पे प्रॉपरली जब गवर्नमेंट स्टेबल तरीके से काम नहीं कर पाती है, कभी आज कोई गवर्नमेंट आती है फिर कोई गवर्नमेंट आती है, तो यहाँ पे ओवरटेक कौन कर लेता है? उस देश की आर्मी। लेकिन जब हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं और जब हम इंडिया की स्थिति की बात करते हैं तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या आज तक कभी इंडिया में मिलिट्री शासन लगा हुआ है? यानी कि क्या आज तक कभी इंडियन आर्मी ने गवर्नमेंट को हटा करके ये कहा है कि काम करो, आपसे रूलिंग नहीं हो पाएगी, हम रूल कर लेते हैं? तो आंसर जो होगा, आंसर है नहीं। तो आप लोग, और फिर एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ गया होगा क्या कि मैम ऐसे कौन से रीजंस है जिस रीजंस की वजह से आज हम ये देखते हैं कि भारत में कभी सैन्य तख्तापलट देखने को मिला ही नहीं, लेकिन बाकी जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है वहां ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो चलिए फिर इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो इसकी शुरुआत होती है 1957 से, ठीक है। 1957 में क्या होता है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे दैट इज जवाहरलाल नेहरू, वो जाते हैं किससे मिलने? तो आर्मी जनरल से मिलने जाते हैं जिनका नाम क्या था? थिमैया, ठीक है। जब वो उनसे मिलने जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि आपके पीछे ना एक डेस्क रखा हुआ है और उसमें 3 ड्रॉर रखे हुए हैं, ठीक है। तो जनरल ने कहा हाँ रखा हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि 3 ड्रॉर में मुझे बता सकते हैं क्या आप कि इनमें से क्या क्या, मतलब इन तीनों ड्रॉर में आपने क्या क्या रखा है? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, चलिए बता देते हैं, ठीक है। तो बोला गया कि जो टॉप ड्रॉ है ना उसमें हमने डिफेंस प्लान्स रखे हैं, ठीक है। जब हम सेकंड ड्रॉ की अगर हम बात करें तो सेकंड ड्रॉ में कुछ हमारे कॉन्फिडेंशियल फाइल्स है, ठीक है। नेहरू जी ने कहा कि आपने दोनों ड्रॉ के बारे में तो बता दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं तीसरे में क्या है। तो देखो तीसरे में आंसर क्या आता है, ठीक है। तीसरे में जो जनरल जी का आंसर आता है वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो ये तीसरा वाला ड्रॉ है उसमें क्या है? सीक्रेट प्लान्स फॉर अ मिलिट्री कूप अगेंस्ट यू, यानी कि आपके अगेंस्ट में, यानी कि आपकी सरकार प्रॉपर नहीं चल पाई ना, तो हमारे पास एक सीक्रेट प्लान है कि आर्मी ओवरटेक कर लेगी। यानी कि यहाँ पे जब ये आंसर आता है तो नेहरू जी बस स्माइल कर देते हैं ना कि अरे मतलब कुछ भी आप मजाक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो स्माइल तो उनके फेस में था, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क था। क्वेश्चन मार्क क्या कि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्ली काम ना करे तो मिलिट्री इसको ओवरटेक कर ले? तो इस चीज को, मतलब ये जो चीज थी, ये नेहरू जी के दिमाग में बहुत आसानी से चीजें मतलब क्लिक कर गई थी कि अब हमें ध्यान ये देना होगा कि कहीं हम आर्मी को बहुत ज्यादा पावर ना दे दे और आर्मी को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज ना कर दे जिसकी वजह से बाद में ये पता चले कि आर्मी हमारे ऊपर ही खड़े होकर के ये कह रही है कि अब आप हट जाइए और आपको मतलब यहाँ पे रूल नहीं करना है। तो ये चीज इन्होंने पहले रियलाइज कर ली थी। और थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में चलेंगे, ठीक है। अगर हम 1950s और 1960s की बात करें तो यहाँ पे बहुत कॉमन हो गया था सैन्य तख्तापलट के केसेस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में था। तो 1967 के दौरान ये कहा गया कि देखिए ये जो इलेक्शन है ना अभी जो आप कर रहे हो, ये इलेक्शन समझ लो कि फाइनल इलेक्शन चल रहा है, यहाँ पे भी सैन्य तख्तापलट देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो था, जो लोग कह रहे थे वो सिर्फ कह ही रहे थे, लेकिन क्या हुआ इन फ्यूचर हमने ये देखा कि कोई भी सैन्य तख्तापलट के केसेस नहीं देखने को मिले। लेकिन फिर क्वेश्चन क्या कि आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा क्या कर दिया कि आज तक सैन्य तख्तापलट का केस हमने भारत में नहीं देखा। तो चलिए फिर इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत जो हम करेंगे वो पाकिस्तान से करेंगे, क्योंकि पहले तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों तो सब मतलब दोनों जो कंट्रीज थे वो तो एक साथ थे, यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान में आए तो हम थोड़ा सा इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, द क्वेश्चन व्हाई द इंडियन आर्मी नेवर अटेम्प्टेड टू सीज पावर हैज समथिंग बीन एट्रिब्यूटेड टू द फैक्ट दैट इट इज डिसिप्लिन, हाईली प्रोफेशनल एंड स्टेप्ड इन प्राउड 250 इयर्स ओल्ड ट्रेडिशन इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश। यानी कि कहा यह गया कि देखो एट प्रेजेंट इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि भारत में सैन्य तख्तापलट नहीं हो रहा है क्योंकि जो इंडियन आर्मी है वो हाईली डिसिप्लिन्ड है, हाईली प्रोफेशनल है और उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि, और वो
ये नहीं चाहते कि वो गवर्नमेंट चलाए, वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हम अपनी आर्मी को और अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर बना पाए। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि जब हम अनडिवाइडेड इंडिया की बात करें तो अनडिवाइडेड इंडिया में तो पाकिस्तान भी आया करता था ना, तो ये तो 250 इयर्स पहले की अगर हम बात करें तो वहां पे ब्रिटिशर्स रूल करके ये टोटल लाइक इनको प्रोफेशनल तो कर दिया था। तो उस दौरान कोई पाकिस्तान थोड़ी ना हुआ करता था, उस दौरान इंडिया पाकिस्तान दोनों तो एक ही थे। यानी कि आज अगर हम पाकिस्तान में देख रहे कि कुछ आर्मी है तो वो आर्मी का कहीं ना कहीं जनरेशन जो हुआ है वो इंडिया से ही है। यानी कि जब इंडिया का डिवीजन होता है, जब इंडिया डिवाइड होता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो हम क्या देखते हैं कि जो पंजाब वाला एरिया है ना वो ऑलमोस्ट आधा एरिया किधर चला जाता है, पाकिस्तान में। यानी कि वहां पे सबसे ज्यादा जो मिलिट्री के लोग रहते हैं वो हम ये देखते हैं कि ज्यादातर लोग किधर चले गए, तो पाकिस्तान में। यानी कि पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई। अब आगे देखो क्या होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट डिडंट हैपन इन इंडिया, इट परहैप्स यूजफुल टू फर्स्ट लुक एट व्हाट डिड हैपन इन पाकिस्तान। द मिलिट्री डिक्टेटरशिप इन पाकिस्तान हैज हैड एन इंटरेस्टिंग प्री हिस्ट्री। इट बिगिंस इन अनडिवाइडेड इंडिया वेयर द लार्जेस्ट component of the army was drawn from the undivided Punjab. Hence, at the time of partition of all the institution that Pakistan inherited, the most substantive was its army. यानी कि जब हम undivided India की बात करें तो यहाँ पे जब ये इंडिया डिवाइड होता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो आपने देखा पंजाब वाला एरिया जो था जहां से ज्यादातर मिलिट्री ऑफिसर्स आया करते थे, तो वहां वाला एरिया पाकिस्तान में चला गया। यानी कि पाकिस्तान में आपको ज्यादातर किसको मतलब कौन देखने को मिला, दैट इज आर्मी देखने को मिली। अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या सीन था, ठीक है। गवर्नमेंट के बारे में देखिए, मोर ओवर वाइल इन इंडिया द कांग्रेस पार्टी वाज अ हाईली इवॉल्व ड्यूरेबल ऑर्गेनाइजेशन। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में तो कांग्रेस पार्टी ने टोटल अपना धाक बना करके रखा था कि हम किसी को पावर नहीं देने वाले, रूल तो करेगी गवर्नमेंट ही। लेकिन जब पाकिस्तान की बात करो ना तो वहां पे गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं थी। जब गवर्नमेंट स्टेबल नहीं थी ना तो क्या हुआ, आगे कुछ क्योस होता है, ठीक है, लाहौर में। तो लाहौर में जब प्रॉब्लम्स आता है, जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है तो उस टाइम पे पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कहती है आर्मी को कि एक काम करो, वहां का जो क्योस वगैरह है उसको ठीक करना है, तो एक काम कीजिए, वहां पे मिलिट्री शासन लगा दे रहे हैं। और मिलिट्री यानी कि जब पाकिस्तान आर्मी वहां जाती है तो इस चीज को प्रॉपर कर भी देती है, यानी कि टोटल क्योस जो था उसको साइलेंट कर देती है। फिर गवर्नमेंट कहती, पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती कि चलिए अब आपका काम हो गया तो आप वहां से हट जाइए। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी कहती है कि नहीं, हमें कुछ और वक्त चाहिए, कुछ और वक्त। तो फिर गवर्नमेंट ने पूछा क्यों, तो बोले नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ और वक्त दीजिए, हम कुछ दिन बाद क्या हो जाएंगे, कुछ दिन बाद यहां से हट जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम दीजिए, ठीक है। अब उस टाइम पे पाकिस्तान आर्मी करती क्या है, तो उस टाइम पे पाकिस्तान आर्मी लाहौर को बहुत अच्छे से डेवलप करती है। यानी कि टोटल बहुत अच्छे से, मतलब अगर मैं कहूं लाहौर के बारे में तो लाहौर में कोशिश किया जाता है कि मतलब यहाँ पे इन्होंने ट्रीज वगैरह प्लांट करके रखा था। फिर यहाँ पे जिस तरीके से आप कैंटोनमेंट एरिया आप जब देखते हो ना आर्मी का, उस तरीके से लाहौर को इन्होंने डेवलप कर दिया। यानी कि वहां के जो लोग थे ना वो बहुत ज्यादा खुश थे मिलिट्री शासन से। जनरली आप देखोगे कि जहां पे मिलिट्री शासन लगता है वहां पे लोगों को डर लगता था, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के जो लोग थे वो लोग खुश हो गए कि अरे वाह, ये तो गवर्नमेंट से बढ़िया काम कर रहे हैं, यानी कि मिलिट्री शासन बढ़िया होता है, ठीक है। अब क्या, लोग तो खुश हो गए। अब फिर से 1958 का दौर आता है। इस टाइम पे फिर से कोई प्रॉब्लम आ जाता है, उस टाइम पे फिर गवर्नमेंट कहती है कि काम करो, हमसे हैंडल नहीं हो रहा है। पाकिस्तान आर्मी को फिर भेज देती है कि काम करो, वहां के जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करवा दो। अब वहां पे जब मिलिट्री शासन लगता है तो देखो वहां के लोग क्या कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में अब तो माशाल्लाह हो गया, यानी कि वहां के लोगों को मिलिट्री शासन इतना ज्यादा पसंद आने लगा क्योंकि लोगों को लगता था कि गवर्नमेंट से बढ़िया तो मिलिट्री काम कर दे रही है ना, तो फिर क्या दिक्कत है मिलिट्री का होने का। तो फिर यहाँ पे इन्होंने बोला मार्शल लॉ लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। अब आगे देखिए, यही सारी चीजें ये चीज दिखाती है कि आपने क्या किया है, आपने बहुत जल्दी से, और पावर किसको दे दी, मिलिट्री को और पाकिस्तान आर्मी को। जब आपने ये चीज आर्मी को दे ही दी तो आर्मी में कभी ना कभी ये चीज लगेगी ना कि अरे अब तो सुप्रीम पावर हम ही है। यानी कि अब जो पाकिस्तानी आर्मी थी वो पूरी तरीके से समझ चुकी थी कि ये जो गवर्नमेंट है ये अकेले तो काम करेगी नहीं, करना पड़ेगा हमें ही, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का सीन आपको समझ में आ गया होगा। अब पाकिस्तान से हमने क्या किया, हमने ये चीजें देखी कि यहां तो इन्होंने गड़बड़ किया, लेकिन हमारी दैट इज इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि चलिए हम ये प्रॉब्लम नहीं करेंगे। और ये चीजें हम जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान आर्मी को जैसे यूनाइटेड कर दिया था ये करने के लिए कि जहां पे भी काम लगे वहां पे फटाक से आर्मी को भेज देना, तो इन्होंने कहा ये हम गलती नहीं करेंगे। और किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया देखिए जरा, ठीक है। द इंडियन आर्मी वाज बोर्न आउट ऑफ द सेम ट्रेडिशन एज पाकिस्तान। इन ब्रिटिश इंडिया द आर्मी एंजॉयड प्रोमिनेंट पोजीशन इन इंडियन लाइफ
एंड इवन प्लेड अ रोल इन पॉलिसी मैटर्स। यानी कि अगर हम इंडिपेंडेंस के पहले की बात करें तो आर्मी का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था ड्यूरिंग पॉलिसी मेकिंग, लेकिन एट प्रेजेंट क्या आर्मी का रोल होता है ड्यूरिंग पॉलिसी मेकिंग? नहीं होता है, वहां पे तो गवर्नमेंट बनाती है। अब यहाँ पे पहली चीज क्या कर दी गई, थोड़ा सा नोट करना आप सभी, द कमांडर इन चीफ वाज आल्सो द डी फैक्टो डिफेंस मिनिस्टर। यानी कि अगर हम इंडिपेंडेंस के पहले की बात करें तो जो कमांडर इन चीफ हुआ करते थे वो डी फैक्टो डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे एंड वाज द सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द हायरार्की आफ्टर द वाइसरॉय हिमसेल्फ। यानी कि वाइसरॉय के बाद सेकंड पोजीशन पे जो आया करता था वो कौन थे, तो वो कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। लेकिन ये गवर्नमेंट ने रियलाइज किया और गवर्नमेंट रियलाइज करके क्या करती है, देखिए अब प्राइम मिनिस्टर नेहरू बिलीव दैट द न्यू इंडिया needed to rethink the role of army and initiated a policy that would firmly subordinate it to the civilian authority। अब ये चीज नेहरू जी को बहुत अच्छे से पता था कि अगर हमने सिविलियन अथॉरिटी के नीचे आर्मी को नहीं लाया ना, तो जिस तरीके के केसेस हमें मिडिल जैसे नेबरिंग कंट्रीज में हमें देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि हमें ये चीज देखने को मिल जाए। तो इसीलिए क्या किया गया, पहले तो जो टोटल अथॉरिटी थी वो उन्होंने कहा कि आर्मी जो होगी वो सिविलियन के अंदर होगी। दैट मींस कि सिविलियन अथॉरिटी जो है उसके अंदर ला दिया गया। अब देखिए वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस आफ्टर द इंडिपेंडेंस फॉर एग्जांपल वाज दैट तीन मूर्ति हाउस। अब ये तीन मूर्ति हाउस हुआ करता था जो जनरली किसके लिए हुआ करता था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए हुआ करता था। अब यहाँ पे क्या किया गया, ये जो हाउस था ना इसको किसको दे दिया गया, प्राइम मिनिस्टर को। यानी कि पहली चीज ये तीन मूर्ति हाउस। दूसरी चीज उन्होंने क्या किया, इस पे ध्यान देखना, इस पे ध्यान देना, दैट इज एंड व्हेन इंडियाज फर्स्ट आर्मी चीफ फील्ड मार्शल। अच्छा, सेकंड चीज इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट केम अ सीरीज ऑफ बजट कट। और नेक्स्ट इन्होंने बोला कि जो पेंशंस वगैरह है, जो आपके सैलरीज वगैरह है जो आर्मी के पर्संस के, उनको क्या कर दिया गया, डिडक्ट कर दिया गया। जब डिडक्ट कर दिया गया तो उस टाइम के फील्ड मार्शल करियप्पा जी ने कहा कि देखिए ये गलत है और ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चले गए। तो फिर गवर्नमेंट का आंसर ये था कि देखिए आप आर्मी में हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बना रही है ना तो वहां पे आप इंटरफेयर ना करें। यानी कि यहाँ पे इनको बोल दिया गया कि आप इंटरफेयर मत कीजिए, हम अपनी चीजें क्या कर लेंगे, हम अपनी चीजें संभाल लेंगे। और तीसरा पॉइंट जो कि एट प्रेजेंट हमें ये देखने को मिलता है कि क्या किया गया कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री थे वो डिफेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे कृष्णा मेनन को बना दिया गया। यानी कि जो अथॉरिटी जो पर्टिकुलरली हम देख रहे थे कि आर्मी के हाथ में है, उस अथॉरिटी को कोशिश किया गया कि आर्मी सिविलियन अथॉरिटी के नीचे आ जाए। दैट मींस कि गवर्नमेंट ऊपर रहे, कभी आर्मी ऊपर से अटैक ना कर ले, कभी आर्मी ऐसा ना सोचे कि गवर्नमेंट को हटा दिया जाए और हम रूल करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके वजह से हम जानते हैं कि एट प्रेजेंट अभी तक हमने देखा है कि भारत में कभी सैन्य तख्ता पलट नहीं देखने को मिला है। साथ ही साथ और एक चीज याद रखना कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की या हम बात करते हैं म्यांमार की या फिर बांग्लादेश की, हमने देखा कि एक कॉमन मतलब यूनाइटेड, अगर हम आर्मी ऑफिशियल्स की बात करें कि समझो एक कॉमन ग्रुप है ना, हमने क्या किया है, भारत ने क्या किया है, जनरली बहुत सारे रेजिमेंट्स बना दिए हैं। यानी कि हमने यूनाइटेड आर्मी यानी कि यूनाइटेड कमांड नहीं रखा है कि एक पर्टिकुलर यूनाइटेड कमांड होगा जो पर्टिकुलरली सबको ऑर्डर दे देगा और अचानक से सारे रेजिमेंट्स को मारना होगा। नहीं, इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है जिसकी वजह से हमने सबका ध्यान दिया है। यानी कि अगर कंट्रोल हमने जब पाकिस्तान में देखा कि आपने सेंट्रल कमांड देकर के रखा है ना, तो सेंट्रल कमांड हमने दिया ही नहीं, हमने अलग अलग रेजिमेंट्स दे दिए। हमने कहा डाइवर्सिफाइड कंट्री है, कोई दिक्कत नहीं, हम सबको रिप्रेजेंटेशन देंगे, लेकिन सेंट्रल कमांड नहीं देंगे। जब सेंट्रल कमांड अगर दे देते तो दिक्कत ये आती कि कभी भी सेंट्रल की तरफ से ऑर्डर आ जाता और जो आर्मीज थी वो एकजुट होकर के क्या कर सकती थी, गवर्नमेंट को रिप्लेस कर सकती थी। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से आज हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में सैन्य तख्ता पलट नहीं हुआ है। और अगर हम नेहरू जी की बात करें तो नेहरू एरा की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि उन्होंने इस तरीके से चीजें प्लान की। नहीं तो अगर हो सकता था ना कि कभी गवर्नमेंट मतलब अनस्टेबल गवर्नमेंट हमें बहुत सारे कंट्रीज में देखने को मिलता है, कभी कभी हमारे देश में भी कुछ कंडीशंस आए थे जिसकी वजह से प्रॉपर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वहां पे आर्मी ने ओवरटेक कर लिया हो। तो इसीलिए ये जो चीज है जो नेहरू एरा की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है कि उन्होंने ये चीज क्या कर दी, ये सारी रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए जिसके वजह से एट प्रेजेंट हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भारत में कोई भी सैन्य तख्ता पलट नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। टोटल चीजें फ्रॉम द हिस्ट्री टिल नाउ आपको क्लियर हो गई होगी और एट प्रेजेंट जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज का हालात है वो हालात क्यों है इसका भी मतलब आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस सेशन को कंप्लीट करती हूँ। तब तक के लिए सेशन को शेयर करना नहीं भूलना है, सेशन को लाइक करना भी नहीं भूलना है और
नए हैं अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलना है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2024 एंड 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडिया लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.